नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है कुमार आर्यन और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे बेसिकली मैं आरबीआई ग्रेड बी से रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ हिंदी में। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एफआरबीएम एक्ट, यानी कि फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। तो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, बजट मैनेजमेंट, बजट को कहीं तरह से मैनेज करके चलना है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि बजट का वीडियो आप देख करके आए। ठीक है, क्योंकि बजट का वीडियो पे ही ये बेस्ड रहेगा ये एक्ट। तो बजट वाला वीडियो जो मैंने डाला है, 1 घंटा का वीडियो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आरबीआई पर्सपेक्टिव से भी और ये वाला टॉपिक समझने के पर्सपेक्टिव से भी। इसीलिए बजट वाला वीडियो आप जरूर देख करके आओ। ठीक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं। ठीक है, तो बजट वाला वीडियो देख करके आओ, फिर उसके बाद फिर एफआरबीएम एक्ट देखो। ठीक है, इस एफआरबीएम एक्ट में आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव है एफआरबीएम एक्ट का, क्यों ये जरूरी है, तो इसका इंपॉर्टेंस भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्यों ये लाया गया, हाँ, ये लाने से क्या फायदा हुआ। फिर एनके सिंह का कमेटी है, तो एनके सिंह का कमेटी भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि बजट से ये क्यों कनेक्टेड है, बजट में इतना क्यों इतना जरूरत पड़ता है एफआरबीएम एक्ट का। ठीक है, और एफआरबीएम का टारगेट्स क्या है, तो ये हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये वीडियो देखने से पहले आप बजट वाला वीडियो जरूर देख कर आओ, या फिर अगर बजट वाला वीडियो नहीं देखना चाहते हो तो आपका जो डेफिसिट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, हाँ, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, ये सब क्लियर होना चाहिए, तब ये आप ये वीडियो देखो। ठीक है, तो पहले हम लोग ये थोड़ा रफ में समझते हैं, फिर हम लोग चार्ट में आएंगे। ठीक है, ये चार्ट में हम लोग आएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग रफ में समझ लेते हैं। तो नाम है एफआरबीएम एक्ट। क्या नाम है? एफआरबीएम एक्ट। पूरा नाम क्या है? फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, बजट मैनेजमेंट एक्ट। देखिए, फिजिकल मतलब होता है फाइनेंशियल। ठीक है, जो पैसों से रिलेटेड हो, तो फाइनेंशियल कहते हैं इसको, पैसों से रिलेटेड। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो फाइनेंशियल आपका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या चीज़ का फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आप पैसों को ठीक से इस्तेमाल करें। जब अगर आप मान लीजिए कि आप हिंदू धर्म में होंगे, तो हिंदू धर्म में पैसा का देवी को क्या कहते हैं? लक्ष्मी माँ को। ठीक है, तो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आप देवी माँ का इज्जत करते हैं। ठीक है, आप देवी माँ को कहीं पर भी यूज नहीं करते हैं, जहां पर जरूरत है वहां यूज करते हैं। तो पैसों से रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, मतलब पैसा को ठीक से मैनेज करना है, पैसा को ठीक से मैनेज करना है। ठीक है, पैसा को सही जगह में खर्च करना है, यानी प्रॉपर तरीके से खर्च करना है, जहां जरूरत है वहीं पर खर्च करना चाहिए। ठीक है, समझदारी के साथ आप खर्चा करें, हाँ, प्रूडेंस लगाएं, अपना दिमाग का, बुद्धि का इस्तेमाल करके आप पैसों को खर्च करें। इसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड मतलब प्लस सी हो जाता है मैनेजमेंट। बजट मतलब कि जो बजट आया, ठीक है, कि हम लोग को कहाँ खर्चा करना है, कहाँ से पैसा लाना है, कहाँ से खर्चा करना है, तो उस बजट को भी मैनेज करके चलना है, उस बजट को मैनेज करके चलना है। ठीक है, ये दो चीज हमारा बहुत क्रूशल चीज है, और इस चीज के लिए एक एक्ट ले आया, एक कानून ले आया। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं एफआरबीएम एक्ट। ये 2003 में आया था ये एक्ट। ठीक है, तो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 में आया था। ठीक है, तो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, ये एक्ट क्यों लाया गया? ताकि जो सरकार है वो पैसों को ठीक से मैनेज करे, अंधाधुंध खर्चा ना करे, प्रॉपर जगह पे खर्च करे, और खर्च करते समय अपना बुद्धि लगाए। तो अगर मान लीजिए कि लॉ नहीं लाएंगे, कानून नहीं लाएंगे, तो आप बढ़िया से बोलते रहिए उसको, गवर्नमेंट को आप समझाते रहिए कि देखो सरकार अच्छा से करना खर्च, देखो सरकार अच्छा से खर्च करना, तो बोलेगा हाँ ठीक है तुम बोल रहे हैं ना, हम सुन लिए, और चुपके से जाएगा, ज्यादा खर्चा कर देगा। तो इसके लिए जब आप एक्ट ले आए, कानून ले आए, तब आप गवर्नमेंट को बांध दिए कि तुम खर्चा नहीं करेगा, तुम बुद्धि लगा के ही खर्चा करेगा, और अगर तुम मान लो ज्यादा खर्चा कर दे रहा है, एक्स्ट्रा खर्चा कर दे रहा है, तो उसके बदले तुम हमको बताना कि क्यों खर्चा हुआ। समझे? इसीलिए ये एक्ट को लाया गया। अब इस एक्ट को हम लोग और डीप में समझते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसको गहराई में और समझते हैं एफआरबीएम एक्ट को। जैसे ये एक्ट ले आया,
तो ये एक्ट का टारगेट क्या है, ये क्या कहना चाहता है, ये क्यों लाया गया। एक तो हम लोग जान गए कि ये क्यों लाया गया, ताकि पैसों को ठीक से मैनेजमेंट हो पाए, पैसों का सही प्रॉपर एलोकेशन हो पाए, पैसों को खर्च करते समय प्रूडेंस हो, मतलब कि अपना दिमाग अपना बुद्धि का इस्तेमाल हो, इसके लिए ये एक्ट लाया। लेकिन ये एक्ट में ऐसा क्या कहा, स्पेसिफिक कुछ कहा होगा ना, ऐसा तो नहीं बोला होगा ना कि हाँ तुम अपना दिमाग से खर्च करना। तो अगर अपने दिमाग से खर्च करना सिर्फ इतना ही बोलना था तो उसके लिए एक्ट क्यों लाया, तो एक्ट में कुछ लिखा होगा, वो क्या लिखा होगा। तो एक्ट में कहा कि जो तुम्हारा फिस्कल डेफिसिट है, सरकार सरकार तुम्हारा जो फिस्कल डेफिसिट है और रेवेन्यू डेफिसिट है, जो प्राइमरी डेफिसिट है, बहुत सारा डेफिसिट होता है। तो ये जो डेफिसिट है ये चिंताजनक नहीं रहना चाहिए, ये चिंता से कम होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि फिस्कल डेफिसिट इतना बढ़ जाए कि तुम लोगों को चिंता में डाल दो। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट इतना बढ़ जाए कि लोगों को चिंता आ जाए, प्राइमरी डेफिसिट इतना हो जाए कि लोगों को चिंता आ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, यही ये एक्ट किया। तो ये एक्ट कहा कि फिस्कल डेफिसिट इतना परसेंटेज होना चाहिए, रेवेन्यू डेफिसिट नहीं होना चाहिए, और इस प्राइमरी डेफिसिट इतना होना चाहिए, या फिर अगर ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल कर लो। तो ये टारगेट दिया गया इस एक्ट के द्वारा। ठीक है, तो पहले तो ये समझना होगा कि फिस्कल डेफिसिट चिंता क्यों अराइज कर दे रहा है, रेवेन्यू डेफिसिट से चिंता क्यों हो जाता है, या फिर प्राइमरी डेफिसिट से चिंता क्यों हो जाता है, यह तो जानना जरूरत है। तो यही मैंने आपको बताया था बजट वाले वीडियो में। बजट वाले वीडियो में बताया था कि जब सरकार जो है खर्च ज़्यादा कर देती है, मान लीजिए एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर देती है और इनकम उसका कम होता है, सरकार के पास पैसा कम आया है लेकिन वो खर्चा ज़्यादा कर दिए। मान लीजिए सरकार के पास आया है 5,000 का 5,000 करोड़ का इनकम, तो वो खर्चा कर दिया है 7,000 करोड़। ठीक है, तो ये जो 2,000 करोड़ एक्स्ट्रा खर्चा किया है, ये कहाँ से लाया होगा जो खर्चा कर दिया। हो सकता है कि इंडिया का कहीं पर ये हो, मतलब तिजोरी हो, तो तिजोरी से निकाल करके लाया हो सकता है कि आरबीआई से पैसा मांग करके लाया हो सकता है कि दूसरा देश से पैसा मांग करके बोरोइंग यानी कि लोन लेकर के ये खर्चा किया हो देश का डेवलपमेंट के लिए। तो एक बार के लिए तो हम लोग सोचे कि ठीक है यार, तुम 2,000 खर्चा किया था, ठीक है चलो कोई बात नहीं, एक आध बार होता है। तो सरकार क्या किया, अगले साल फिर से 5,000 का एक्स्ट्रा खर्चा किया, 2,000 एक्स्ट्रा था ना, फिर 5,000 का एक्स्ट्रा खर्चा किया। ये भी आप लोग बोले ठीक है यार चलो कोई बात नहीं, चाहे होता है। फिर से ये 10,000 करोड़ का एक्स्ट्रा खर्चा किया। अब सबका दिमाग टेंशन हो गया कि सरकार इतना खर्चा कर रहा है, फिर ये खर्चा करेगा, मान लीजिए तो लोन लेकर खर्चा कर रहा है, तो लोन को चुकता कर पाएगा कि नहीं रे, कहीं पागल वागल जैसा कि पूरा खर्चा ना कर दे। ये अंधाधुंध खर्चा क्यों कर रहा है, 10,000 करोड़ एक्स्ट्रा कर दे रहा है, 5,000 कर दे रहा है, 2,000 कर दे रहा है। तो पहला वाला तो चुकाना भी पड़ेगा ना, अगर लोन लिया है तो पहला वाला लोन भी चुकाओ, जो तुम डेट लिए हो वो भी चुकाओ, डेट का इंटरेस्ट लगता होगा, तो तुम पे तो बर्डन हो जाएगा। इस तरह से अगर सरकार काम करने लगेगा तब तो हमारा देश डूब जाएगा। तो सरकार का जो भी मतलब देश का जो भी बुद्धिमान लोग हुए या इकोनॉमिस्ट लोग हुए, वो लोग का टेंशन आ गया कि सरकार अगर डेफिसिट में जाएगा तो रेगुलर डेफिसिट होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा, अपना देश को डुबा देगा। तो बहुत सारे लोग बोले कि देखो ये फिस्कल डेफिसिट नहीं होना चाहिए, कंट्रोल से ऊपर नहीं होना चाहिए, जहां तक कंट्रोल हो पाए उतना ही डेफिसिट रखो, और इस डेफिसिट कितना हो रहा है नहीं हो रहा है हर साल तुम बताओ हमको बजट में। तो सरकार को कह दिया गया कि बजट में जितना भी तुम्हारा फिस्कल डेफिसिट होता है हर साल वो तुम बताते रहो। उससे क्या होगा कि जनता को एक आइडिया रहेगा कि हमारा देश में फिस्कल डेफिसिट कितना हो रहा है, क्या चिंताजनक हो गया। अगर चिंताजनक हो गया तो सरकार पर प्रेशर डालेंगे कि ठीक करो, है ना। तो इसीलिए ये डेफिसिट कंट्रोल में रहे इसके लिए एक एक्ट बनाया गया, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एफआरबीएम एक्ट। ठीक, तो अब हम लोग इसको एफआरबीएम एक्ट का चार्ट को देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग चार्ट को देखते हैं कि चार्ट में क्या लिखा हुआ है। तो एफआरबीएम एक्ट, ये याद रखिएगा कि जब हम लोग एफआरबीएम एक्ट बोलेंगे तो एफआरबीएम एक्ट गलत हो जाएगा, एफआरबीएम एक्ट 2003 ऐसा बोलेंगे तब सही होगा। जैसे जो कंपनीज एक्ट है, अगर मान लीजिए आप बोल दिया कि कंपनीज एक्ट जो है वो ये कहता है, तो ये आपका कहना गलत होगा। आपको क्या कहना होगा, द कंपनीज एक्ट 2013 ये कहता है, समझे। तो कोई एक्ट का नाम पूरा कहा जाता है, द कंपनीज एक्ट 2013, ये पूरा नाम है कोई भी एक्ट का। तो एफआरबीएम एक्ट सिर्फ नहीं बोलिएगा, आप जब बोलिएगा तब बोलिएगा एफआरबीएम एक्ट 2003 या 2003, ये आप पूरा कहिएगा, ठीक है। ये तो बेसिक चीज है जो आपको जानना चाहिए था, ठीक है। अब हम समझते हैं कि एफआरबीएम एक्ट में क्या लिखा हुआ है, देखते हैं। कहता है कि एफआरबीएम एक्ट जो है 2003 में पास हुआ था, ये पार्लियामेंट का एक्ट है जो कि टारगेट सेट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिजिकल डिसिप्लिन मेंटेन करे, जो भी पैसा लेता है पब्लिक से यानी कि जो पब्लिक फंड होता है उसका सही तरीके से मैनेजमेंट हो, और फिजिकल प्रूडेंस हो,
यानी कि जो पैसा वो खर्चा कर रहा है उसके पीछे वो थोड़ा दिमाग लगा के खर्चा करे, और जो फिजिकल डेफिसिट है उसको रिड्यूस करे। ठीक है। पब्लिक से जो पैसा लेता है सरकार कैसे लेता है? टैक्स के माध्यम से लेता है। पैसा कहाँ से आता है सरकार के पास? सरकार तो टैक्स लेता है ना, टैक्स से पैसा आता है, पेनल्टी, फाइन, ये सबसे पैसा आता है सरकार के पास। ये सबसे जो पैसा आता है वो पब्लिक फंड हो गया, उसको सही तरीके से मैनेजमेंट करना ही फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाएगा। समझे? तो वापस एक बार देखते हैं कि फिजिकल पॉलिसी क्या है। तो फिजिकल पॉलिसी क्या है? ये 2003 में पास किया था। इट इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट दैट सेट्स टारगेट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एस्टैब्लिश फिजिकल डिसिप्लिन, improve the management of public funds, strengthen fiscal prudence and reduce its fiscal deficit। ठीक है। अब ये क्यों आया था? ठीक है, या फिर इसको कहें कि इसका आने का क्या ऑब्जेक्टिव था। यहां पर आप लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या था। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एफआरबीएम एक्ट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एफआरबीएम एक्ट अगर आपसे पूछा जाए तो आप यही चीज बताइएगा कि हम लोगों को लाना था फिजिकल डिसिप्लिन। सरकार सही तरीके से सही जगह पे खर्च करे, अंधाधुंध खर्चा ना करे, केयरलेसली खर्चा ना करे। ठीक है। जब खर्चा रहे तो उसका रैशनल माइंड होना चाहिए, सोच विचार करके खर्चा करना चाहिए। एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एंड डेट। जहां से भी डेट लेता है सरकार तो उसको सही जगह में यूज करे। अगर सरकार के पास पैसा आता है तो वो सही जगह पे एक्सपेंस करे, सही जगह में एक्सपेंड करे और उसका एक्सपेंडिचर सही जगह में हो। तीसरा, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। जो भी खर्चा कर रहा है उसमें वो ध्यान रखे कि इन्फ्लेशन ना हो जाए और रिसेशन ना हो जाए। ना ही इन्फ्लेशन हो ना ही रिसेशन हो, तो क्या हो? स्टेबलाइजेशन हो। ना ही इन्फ्लेशन हो ना ही रिसेशन। ठीक है, ये चीज वो ध्यान रखे, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई बनाता है और फिजिकल पॉलिसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाता है, इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए, हमेशा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आरबीआई काम कर रहा है इन्फ्लेशन को कम करने के लिए और इधर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ये ऐसा फिजिकल पॉलिसी बना दिया जिसमें इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तब यहाँ एफआरबीएम एक्ट आएगा, बोलेगा अरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तुम पागल वागल है क्या? आरबीआई जैसे काम कर रहा है वैसे तुम भी काम करो। तो यहाँ पर वो एक्ट जो है वो गवर्नमेंट को सीधा कर देगा। समझे? तो इसीलिए एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि बेटर कोऑर्डिनेशन हो मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी में। मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो मैंने आपको पढ़ाया है, वो आप जरूर देख लेना, क्योंकि ईएसआई में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगला ऑब्जेक्टिव है ट्रांसपेरेंसी इन फिजिकल ऑपरेशन ऑफ गवर्नमेंट। ये एक्ट है ना, कहता है कि हर साल सरकार फिजिकल डेफिसिट बताओ कि कितना फिजिकल डेफिसिट रहा है, या रिवेन्यू डेफिसिट जो है सरकार हर साल तुम बताओ बजट में। उससे क्या होगा? हाँ, ट्रांसपेरेंसी होगा, ये मालूम चलेगा पूरा देश को कि सरकार क्या काम कर रहा है, कितना गड़बड़ कर रहा है, कितना सही कर रहा है। ठीक है। और लास्ट ऑब्जेक्टिव है अचीविंग बैलेंस बजट। बजट सही तरीके से होना चाहिए, हड़बड़ा करके या फिर उल्टा पुल्टा बजट नहीं होना चाहिए। बजट हिसाब से होना चाहिए, मॉनेटरी पॉलिसी या फिजिकल पॉलिसी के हिसाब से ही बजट होना चाहिए। ठीक है। तो ये भी हेल्प करता है एफआरबीएम एक्ट, क्योंकि ये कानून है जो सरकार को बोल रहा है कायदे से रहो, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। एफआरबीएम एक्ट कहता है सरकार को ये चीज। समझे? तो अगर पूछ लिया जाए कि ऑब्जेक्टिव क्या है एफआरबीएम एक्ट का, तो आप बता के आइएगा कि फिजिकल डिसिप्लिन, सही तरीके से पैसों को खर्च करे, रैशनल माइंड के साथ खर्च करे। रिवेन्यू जो आता है सरकार के पास, डेट जो आता है सरकार के पास, उसको सही जगह में एक्सपेंड करे। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाए, मतलब कि ना ही इन्फ्लेशन होने दे ना ही रिसेशन होने दे। कोऑर्डिनेशन अच्छा हो फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के बीच में। गवर्नमेंट का जो फिजिकल ऑपरेशन है उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, वो कहाँ खर्चा करता है, कैसा खर्चा करता है, इसमें ट्रांसपेरेंसी हो, सबको मालूम चले। और बैलेंस बजट लाने का के लिए भी ये फोर्स करता है एफआरबीएम एक्ट। ठीक है। तो जब एफआरबीएम एक्ट आया था तो वो कुछ टारगेट सेट किया था। ठीक है। वो टारगेट कौन कौन सा है वो एक बार देख लेते हैं। ये टारगेट जो सेट किया था 2003 में, उसके बाद देख लेते हैं। तो एफआरबीएम एक्ट के अंदर कहा गया था कि जो रिवेन्यू डेफिसिट है वो 2009 तक कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाना चाहिए, कि रिवेन्यू डेफिसिट जीरो हो जाना चाहिए। और अगर मान लीजिए तुरंत जीरो होगा नहीं तो हर साल मिनिमम 0.5% ऑफ जीडीपी करके कम करते रहेंगे। मतलब मान लीजिए कि शुरुआत में 2009 में रिवेन्यू डेफिसिट है 10%। ठीक है। तो उसको तो आप अगला साल तुरंत जीरो नहीं कर सकते हैं, वो एक फेज्ड मैनर में ही जीरो होगा। तो एफआरबीएम एक्ट बोला कि देखो 2009 तक, मतलब ये 2003 है ना, तो 2009 तक फेज्ड मैनर में इसको तुम 0% कर दो रिवेन्यू डेफिसिट को। कैसे करोगे? हर साल 0.5% कम करते रहना, हर साल कम से कम 0.5% कम करते रहना। ठीक है। वही बोल रहा है कि मिनिमम एनुअल रिडक्शन 0.5% रहना चाहिए जीडीपी का।
और 2009 तक कंप्लीटली एलिमिनेट कर देना चाहिए रेवेन्यू डेफिसिट को। फिस्कल डेफिसिट को 3% करके ले आना है, ठीक है, और हर साल कम से कम 0.3% ऑफ जीडीपी करके घटाते रहना है, ठीक है। लेकिन फिस्कल डेफिसिट जो है वो अभी तक कम नहीं हुआ है, तो अभी भी फिर से इसका न्यू टारगेट सेट हुआ है कि कम से कम 4.5% से नीचे कर देना चाहिए 2025-26 तक। यह टारगेट रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये टारगेट कैसे चेंज हो गया वो हम लोग समझेंगे कि चेंज कैसे हो गया, ठीक है। तभी ये लेटेस्ट टारगेट है, ठीक। तो फिस्कल डेफिसिट के बारे में हम लोग समझ गए कि फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए बोला था, 3% ऑफ जीडीपी करने बोला था, और मिनिमम एनुअल रिडक्शन बोला था कि 0.3% करते रहना, ठीक है। फिर है कंटिजेंट लायबिलिटी, ठीक है। कंटिजेंट लायबिलिटी का मतलब होता है ना, मान लीजिए कि सरकार जो है, कंटिजेंट लायबिलिटी देखिए, सरकार जो है ये मान लीजिए कि अडानी को पैसा दिया है, ठीक है, 1000 करोड़ रुपया दिया है लोन, ठीक है, या लोन नहीं दिया है तो गारंटी दिया है। सरकार बोला है कि अगर एसबीआई अगर अडानी तुम्हारा 1000 करोड़ का लोन नहीं वापस करेगा तो सरकार देगा। तो यहाँ सरकार के पास क्या आ गया, एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गया कि अगर अडानी नहीं देगा तो सरकार को देना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से कंटिजेंट लाइबिलिटी क्रिएट हो गया, लाइबिलिटी है नहीं लेकिन हो सकता है कि आ जाए, तो हो सकता है आ जाए, हो सकता है इसका पैसा लग जाए, इसको बोलते हैं कंटिजेंट लाइबिलिटी। तो कंटिजेंट लाइबिलिटी ना रखो, वही एफआरबीएम एक्ट कह रहा है सरकार को। सरकार को कहता है कि देखो सेंट्रल गवर्नमेंट, तुम जो गारंटी देते फिर रहा है, ये गारंटी 0.5% ऑफ जीडीपी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर जीडीपी तुम्हारा 100 करोड़ है तो सिर्फ तुम कितना हो गया, 50 लाख ना, तो 50 लाख ही तुम गारंटी दे सकता है, उससे अधिक गारंटी नहीं देते फिर ना, ठीक है। ऐसा कह दिया गया कंटिजेंट लायबिलिटी। अब एडिशनल लायबिलिटी, कुछ दूसरा लायबिलिटी भी होगा, तो वो लायबिलिटी को भी रिड्यूस करने बोल रहा है एफआरबीएम एक्ट। बोल रहा है कि जितना भी तुम्हारा लायबिलिटी है उसको तुम अगले साल तक, यानी कि 2004-5 तक, क्योंकि ये जो एक्ट है 2003 का है ना, तो इसीलिए बोल रहा है कि अगले साल तक यानी कि 4-5 तक तुम जो एडिशनल लायबिलिटी है वो 9% तक ले आओ, और साल दर साल तुम 1% करके घटाते रहना। मतलब 2004 तक तुम 9% ले आओ, उसके बाद 1% करते एनुअल घटाते रहना। फिर कहता है कि आरबीआई परचेज ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड, इसमें कहता है कि आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट बॉन्ड डायरेक्टली नहीं खरीद सकता है। मतलब क्यों नहीं खरीद सकता है, इसमें कहता है कि कभी कभी क्या होता है ना, सरकार सरकार क्या करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करता है कि आरबीआई को बोलता है, आरबीआई सुनो तो, हम कुछ बॉन्ड इशू कर रहे हैं, वो बॉन्ड को तुम खरीद लो, ठीक है, और तुम खरीद लो, डायरेक्ट खरीद लो, किसी को नहीं बताएंगे जितना हम बॉन्ड इशू कर रहे हैं, मतलब कि हम 1000 करोड़ का बॉन्ड इशू कर रहे हैं, तुमको ही दे रहे हैं, आरबीआई तुम खरीद लो ये 1000 करोड़ का बॉन्ड और 1000 करोड़ हमको दे दो, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा बोल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा बोल रहा है। तो ये चीज को मना कर दिया गया कि नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना डायरेक्टली नहीं बेच सकता है अपना बॉन्ड आरबीआई को। तो कैसे बेचेगा, इनडायरेक्टली बेचेगा। इनडायरेक्टली कैसे बेचेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलेगा कि हम मार्केट में इशू कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मार्केट में इशू करेगा 1000 करोड़ का बॉन्ड, उसमें से अगर आरबीआई को खरीदना होगा तो आरबीआई खरीद लेगा और आरबीआई इनडायरेक्टली पैसा देगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। इससे क्या हुआ, इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ा, आदमी लोग को भी मालूम चला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1000 करोड़ का बॉन्ड लेके आया है, ठीक है, या चुपके चुपके काम नहीं हुआ। तो ये चीज पहले होता था, तो 2008 में ये चीज को रोक दिया गया, ठीक है। तो एक बार फिर से ध्यान से देख लिया जाए कि क्या क्या टारगेट लेकर के आया था फिर ये एफआरबीएम एक्ट के अंदर। बोला था कि रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो जीरो हो जाना चाहिए 2009 तक में, और किस तरह से जीरो आएगा, हर साल 0.5% ऑफ जीडीपी कम करते जाएगा। फिजिकल डेफिसिट 3% तक हो जाना चाहिए, इसको भी क्या करेंगे 0.3% करके हर साल कम करते रहेंगे। फिर कंटिजेंट लायबिलिटी, मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी दे देता है तो अब उसको रोकना पड़ेगा, 0.5% ऑफ जीडीपी से ज्यादा तुम गारंटी नहीं दे सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद एडिशनल लायबिलिटी, कोई भी तुम्हारा एडिशनल लायबिलिटी है तो 2004-5 तक तुम 9% ऑफ जीडीपी तक ले आओ, और उसके बाद फिर 1% ऑफ जीडीपी करके तुम धीरे धीरे करके उसको और रिड्यूस करते रहना, ठीक है। और आरबीआई को जो तुम डायरेक्ट बेच देता है गवर्नमेंट बॉन्ड और उसके बदले आरबीआई से पैसा ले लेता है, वो भी तुम रोको, 1 अप्रैल 2008 से ये चीज तुम रोक दो, और ये चीज रोक दिया गया, ठीक है। ये सब जो टारगेट मैंने आपको बताया है, ये टारगेट आपका दिमाग में रहना चाहिए, लेकिन आप एक बार याद जरूर कर लो, लेकिन बहुत याद करना मतलब बहुत होता नहीं कि बहुत जरूरी है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन याद करके रखो, हो सकता है आरबीआई आपसे पूछ सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो नहीं पूछेगा। वो क्या पूछेगा, जो न्यूज में रहेगा। अगर रेवेन्यू डेफिसिट न्यूज में है तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या चीज का न्यूज है, वो चीज आपका न्यूज मतलब क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे फिजिकल डेफिसिट
अभी 4.5% से नीचे रहना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपसे पूछ सकता है, ये नहीं पूछ सकता है कि इनिशियल टारगेट जब आया था एफआरबीएम एक्ट में तो कितना परसेंट घटाने बोला था, ये नहीं पूछेगा। पूछेगा क्या कि अभी लेटेस्ट टारगेट क्या है, लेटेस्ट टारगेट आपसे पूछ सकता है, ठीक है। देखिए ये सब जो टारगेट है वो दिया तो गया था, समझे, ये एफआरबीएम एक्ट में दिया गया, एक्ट पास हुआ, लेकिन ये जो टारगेट है ये अचीव नहीं हुआ। तो अचीव नहीं हुआ तो एफआरबीएम एक्ट जो है था, एफआरबीएम एक्ट जो था उसको वापस से अमेंड कर दिया, मतलब हल्का फुल्का उसमें चेंज कर दिया, अमेंडमेंट ला दिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो टारगेट था वो टारगेट को फिर से रिवाइज कर दिया गया, और अभी तक टारगेट को रिवाइज करते जा रहा है, लेकिन जो टारगेट है वो जल्दी से अचीव नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो एक बार ये टारगेट को अमेंड किया गया 2012 में, फिर से 2015 में भी इसको अमेंड किया गया, यानी कि एक्ट में थोड़ा सा चेंजेस लेके आया, ठीक। तो ये चीज जो इनिशियल टारगेट है वो आप याद कर लो तो ठीक है, नहीं भी याद करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आशा करता हूं कि ये वाला सेक्शन आपको समझ में आया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एनके सिंह का कमेटी, एनके सिंह कमेटी क्या कहता था, ठीक। एनके सिंह कमेटी जो है इसका क्या रिकमेंडेशन रहा है, इसको समझने से पहले ये समझते हैं कि ये कमेटी बना ही क्यों, ठीक है। जब एफआरबीएम एक्ट बन गया था ना तो वहां पर टारगेट सेट कर दिया गया, जो भी हम लोग पढ़े कि इतना टारगेट रहना चाहिए, इतना टारगेट रहना चाहिए फिस्कल डेफिसिट का, इतना टारगेट रहना चाहिए रेवेन्यू डेफिसिट का, इतना टारगेट रहना चाहिए कंटिजेंट लायबिलिटी का। तो ये सब टारगेट जब दे दिया गया सरकार को तो सरकार थोड़ा डर गया, और उससे ये टारगेट अचीव नहीं हो पा रहा है। सरकार बोल रहा है यार अचीव ही नहीं हो रहा है, इतना डिफिकल्ट टारगेट तुमको देना चाहिए था, सरकार ऐसा बोल रहा है। बोलो, सरकार बोल रहा है कि अभी जो है हम टेंशन में आ गए हैं, अभी हमको टेंशन हो गया है, हम कैसे इतना सारा टारगेट को अचीव करेंगे, मेरे पास तो बाकी सारा भी काम है, बताओ। इसके लिए एक कमेटी लाया गया, जो कमेटी ये रिव्यू करेगा कि क्या ये जो टारगेट सब सेट हुआ है ये सही टारगेट है, या फिर अगर इसमें चेंजेस है तो वो टारगेट को हम लोग चेंज करके ठीक कर देंगे। तो 2016 में ये कमेटी बना, एनके सिंह कमेटी, ठीक है, जो अपना रिपोर्ट दिया अगला साल 2017 में। तो 2017 में एनके सिंह अपना रिपोर्ट दिया, उसने बहुत सारे रिकमेंडेशन भी दिया, ठीक है। तो गवर्नमेंट मेड दिस कमेटी टू रिव्यू एफआरबीएम एक्ट और उसका टारगेट। ये जो रिपोर्ट सबमिट हुआ 2017 में, एफआरबीएम एक्ट 2003 को रिप्लेस कर दिया गया डेट मैनेजमेंट एंड फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल 2017 के साथ, ठीक है। तो एफआरबीएम एक्ट में जो टारगेट दिया गया था उसको बदल करके डेट मैनेजमेंट एंड फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल में जो टारगेट दिया गया इसको लोग मानने लगे, ठीक है। तो इस बिल में क्या क्या कहा गया था उसको एक बार देख लेते हैं। एनके सिंह कमेटी का क्या रिकमेंडेशन था उसको भी एक बार देख लेते हैं क्या है। तो एनके सिंह का कमेटी का जो रिकमेंडेशन है उसको एक बार देखते हैं। एनके सिंह कहते हैं कि 2023 तक आपको फिजिकल डेफिसिट जो है वो 2.5% ला देना है। पहला रिकमेंडेशन ये था। दूसरा रिकमेंडेशन वो देखें कि जो सरकार जो है ना वो बहुत डेट लेता है। सरकार जो है चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये लोग खूब लोन लेता है। लोन ले लेकर के ना बड़ा गड़बड़ कर दिया है हमारे देश को। तो ये जो लोन है ये 68% ऑफ जीडीपी है, 68% ऑफ जीडीपी है। ये टेंशन वाला बात है कि लोन ले रहा है और 68% ऑफ जीडीपी लोन ले लिया है, ये बहुत टेंशन वाला बात है। तो बोला कि इसको कम करो, 60%, 68% से घटा करके इसको 60% कर दो, ठीक है। 68% से घटा करके 60% कर दो, जिसमें से कि 40% सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है और 20% कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इसके बाद कहता है कि एक फिस्कल काउंसिल बनाना चाहिए, एक ऑटोनोमस फिस्कल काउंसिल बनाना चाहिए, ठीक है, जो क्या करेगा, ये चीज को टारगेट को वापस से देखेगा, टारगेट सही से अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखेगा, टारगेट पे हमेशा नजर जमा रखेगा कि कहीं ये गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, सब ठीक तो है। तो इसके लिए काउंसिल बनाना चाहिए। उस काउंसिल में एक चेयरपर्सन होना चाहिए और 2 मेंबर होना चाहिए, और जो 2 मेंबर है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड होना चाहिए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक फिजिकल काउंसिल बनना चाहिए, एक फिजिकल काउंसिल बनना चाहिए। वो फिजिकल काउंसिल क्या करेगा कि ये सबको देखते रहेगा, हमेशा ध्यान देते रहेगा कि कितना फिजिकल डेफिसिट रहा है, कितना रहना चाहिए। सरकार तो बोल रहा था कि ठीक रहेगा, अभी नहीं रह रहा है। तो ये सब देखने के लिए एक ऑटोनोमस फिजिकल काउंसिल बनाया। ये काउंसिल ऑटोनोमस है,
मतलब इंडिपेंडेंट है। इसमें एक चेयरपर्सन रहेगा और 2 मेंबर रहेगा। ये 2 मेंबर है, इसको अपॉइंट करने वाला सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगा, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं होगा, ये सरकारी एम्प्लॉय नहीं होगा। अगर मान लीजिए सरकारी एम्प्लॉय आ गया, तब तो वो बोलेगा कि जो सरकार बोलता है वही सही है, सरकार गलत बोलता है तो वो भी सही है। तो ऐसा नहीं हो, इसीलिए 2 मेंबर जो है वो सरकारी एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, सरकार के द्वारा अपॉइंटेड होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद कहता है कि अगर कोई डेविएशन होता है फिजिकल डेफिसिट में या फिर कोई भी टारगेट में, तो उसके लिए रीजन अच्छे से बताना पड़ेगा सरकार को। तो अगर मान लीजिए कि फिजिकल डेफिसिट आपका आ रहा है 4.5% रखना है ना, तो आ रहा है मान लीजिए कि 6%, तो फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा हो गया, टेंशन वाला बात हो गया, तो ये तो डिविएट कर गया, टारगेट से डिविएट कर गया, तो आपको उसका रीज़न बताना पड़ेगा कि क्यों डिविएट किया, डिविएट करने का रीज़न क्या था, ये आपको बताना पड़ेगा, मतलब सरकार को बताना पड़ेगा। ये चीज़ एनके सिंह बोले। उसके बाद एनके सिंह बोले कि सरकार जो है वो आरबीआई से अंधाधुंध पैसा मांगते नहीं रहेगा, कुछ रीज़न होगा तभी मांगेगा, सिर्फ 3 रीज़न में, 3 सिचुएशन में ही मांग सकता है, अदरवाइज पैसा नहीं मांगेगा, पैसा नहीं लोन के रूप में लेगा। तो 3 जगह में ही मांग सकता है। पहला, सेंटर हैज़ टू मीट टेम्पररी शॉर्टफॉल इन रिसिप्ट। मान लीजिए कि क्या हुआ कि सरकार जो है उसके पास 1200 करोड़ का रुपया आया था और वो देश में खर्चा कर दिया 1300 करोड़, तो 100 करोड़ यहाँ पर कम पड़ गया, तो ये 100 करोड़ कम पड़ गया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई से मांग सकता है, ठीक है। ये चीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मांग सकता है आरबीआई से, ठीक है। तो यही कह रहा है कि जब गवर्नमेंट को टेम्पररी शॉर्टफॉल मीट करना हो, तब वो आरबीआई से पैसा मांग सकता है। दूसरा कौन सा केस है जिसमें आरबीआई से पैसा मांग सकता है गवर्नमेंट? अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी सब्सक्राइब कर ले टू फाइनेंस एनी डेविएशन। मान लीजिए कि फिजिकल डेफिसिट 6% हो गया है, लेकिन सरकार को दिखाना था कि फिजिकल डेफिसिट 5% रहेगा। तो मान लीजिए सरकार को दिखाना है कि मेरा फिजिकल डेफिसिट 5% है, तो ये 6% से कैसे कम करेगा? हम लोग जानते हैं कि फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, एक्सपेंडिचर माइनस रिसिप्ट, यही ना। एक्सपेंडिचर है मान लीजिए 1000 करोड़ और रिसिप्ट है आपके पास 900 करोड़, तब आपके पास 100 करोड़ का डेफिसिट हो गया। आपको डेफिसिट कम करना है, तो आप क्या करिएगा, रिसिप्ट बढ़ा दीजिएगा। तो आप आरबीआई को बोलिएगा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी सब्सक्राइब कर लो मेरा, उसके बदले तुमको पैसा दे दो। तो यहाँ पर रिसिप्ट 1000 करोड़ हो जाएगा, तो डेफिसिट 0 करोड़ हो जाएगा। अगर डेफिसिट 0 करोड़ हो जाएगा तो मेरा डेफिसिट ठीक हो गया ना। तो डेफिसिट को मतलब ठीक करने के लिए, कोई भी डेविएशन है, डेविएशन को ठीक करने के लिए आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी सब्सक्राइब कर सकता है। तो वही कह रहा है यहाँ पर। तो उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई से बोरो कर सकता है। कैसे बोरो करेगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेच करके, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कि आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लिया है। अब सरकार से नहीं खरीदा है, मार्केट से खरीदा है। मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी आया था, ठीक है। गवर्नमेंट जो है अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटी लाया था मार्केट में, वहां से आरबीआई खरीद लिया है। तो वहां से अगर आरबीआई खरीदेगा तो पैसा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही आएगा। अगर पैसा आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, तो फिजिकल डेफिसिट कम हो जाएगा, और जैसे ही फिजिकल डेफिसिट कम हो गया तो सरकार को फायदा हो गया। तो ये 3 केस में ही सरकार पैसा ले सकता है आरबीआई से, अदरवाइज नहीं ले सकता है। तो यही कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई से बोरो नहीं कर सकता है, एक्सेप्ट सिर्फ 3 केस में कर सकता है। कब? जब उसको टेम्पररी शॉर्टफॉल मीट करना है, दूसरा जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद रहा है, और तीसरा जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद रहा है सेकेंडरी मार्केट से। डायरेक्टली भी खरीद सकता है, सेकेंडरी मार्केट से भी खरीद सकता है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग यहाँ समझ लिए, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि फिजिकल पॉलिसी, तो अब हम लोग देखेंगे कि एफआरबीएम एक्ट जो है ये कब एप्लीकेबल नहीं रहेगा, कब हम एफआरबीएम एक्ट को नहीं मानेंगे, कब हम जो टारगेट दिया गया एफआरबीएम एक्ट के द्वारा उसको नहीं मानेंगे। ये चीज हम लोग कब करेंगे। तो एफआरबीएम एक्ट का कब एप्लीकेबिलिटी खत्म हो जाएगा, एफआरबीएम एक्ट से आप कब स्केप कर सकते हैं, एफआरबीएम एक्ट से कब आप भाग सकते हैं। तो स्केप कब कर सकते हैं? स्केप तब कर सकते हैं जब कैलेमिटी का सिचुएशन आ गया हो या फिर नेशनल सिक्योरिटी का केस आ गया हो। एग्जाम्पल के लिए कि मान लीजिए चाइना इंडिया पे अटैक कर दिया है, चाइना इंडिया पे अटैक कर दिया है, ठीक है। तो अगर अगर अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलेगा कि भाड़ में गया फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एफआरबीएम एक्ट भाड़ में गया, हमको तो पहले देश को बचाना है, जितना खर्चा करना होगा हम उतना खर्चा करेंगे,
हम अगर देश डेफिसिट में जाएगा तो डेफिसिट में जाने दो, लेकिन हम इंडिया को बचाएंगे। तो अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात आ गई है, या फिर मान लीजिए बाढ़ आ गया है, तो वहां पर अंधाधुंध खर्चा हो रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेफिसिट पे डेफिसिट हो रहा है, डेफिसिट पे डेफिसिट हो रहा है, तो उस केस में आप एफआरबीएम को इग्नोर कर सकते हैं। तो कब इग्नोर कर सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एफआरबीएम एक्ट को? जब कैलेमिटी का सिचुएशन आ जाए और नेशनल सिक्योरिटी का सीन आ जाए। ठीक है, ये जो चार्ट है एक बार वापस से मैं आपको समराइज करूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये एनके सिंह कमेटी को वापस अभी देखेंगे, अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस चार्ट को पहले हम लोग समराइज करते हैं। एफआरबीएम एक्ट, जिसका नाम है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि आप रिस्पॉन्सिबल होकर के पैसा को खर्च करेंगे। दूसरा बजट मैनेजमेंट, आप बजट को भी मैनेज करेंगे और पैसा को भी सही तरीके से यूज करेंगे। तो इसके लिए एक एक्ट बना दिया गया, एक कानून बना दिया गया जो सरकार पे नजर रखेगा, सरकार को धमका के रखेगा कि देखो सरकार, अंधाधुंध खर्चा मत करो, सही से सही पैसा खर्चा करो, क्योंकि ये पैसा तुम्हारा नहीं है, जनता का पैसा है, जनता से टैक्स दिया है ना, तो ये पैसा तुम सही से यूज करो। इसके लिए ये कानून है, एक कानून तुम पे जकड़ के रहेगा, एक कानून तुमको हमेशा समझा के रखेगा कि देखो सही से खर्चा करो, अंट संट खर्चा मत करो। तो ये जो एक्ट आया, ये फिस्कल डिसिप्लिन लाने के लिए आया, ये पब्लिक फंड का ठीक से मैनेजमेंट हो इसके लिए आया। फिस्कल प्रूडेंस यानी कि फिस्कल यानी कि जो आप पैसा खर्चा करते हैं उसमें आप दिमाग लगा के खर्चा करें, तो फिस्कल प्रूडेंस आप स्ट्रॉन्ग करने के लिए लाएं, और फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए लाएं ये एक्ट जब आया तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव था कि फिस्कल डिसिप्लिन हो, दूसरा इफेक्टिव मैनेजमेंट हो एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू और डेट का, तीसरा मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, मतलब ना ही इन्फ्लेशन हो ना ही रिसेशन हो, चौथा बेटर कोऑर्डिनेशन हो फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी का, फिर ट्रांसपेरेंसी हो फिस्कल ऑपरेशन ऑफ गवर्नमेंट में, जो गवर्नमेंट जो भी पैसा वैसा खर्च करता है उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, और लास्ट अचीविंग बैलेंस्ड बजट, बजट बैलेंस होना चाहिए, उबड़ खबड़ नहीं होना चाहिए, टेंशन क्रिएट नहीं करना चाहिए देश के लिए। ठीक है, एफआरबीएम एक्ट में कुछ टारगेट सेट किया गया, ये टारगेट अब सरकार को मेंटेन करना पड़ेगा, ये टारगेट को अचीव करना पड़ेगा। तो टारगेट किस तरह से अचीव करना था, इस एक्ट के अकॉर्डिंग कहा गया कि रिवेन्यू डेफिसिट को 2009 तक जीरो कर देना होगा, और 2009 तक जीरो तो अचानक से होगा नहीं, इसीलिए मिनिमम एनुअल रिडक्शन यानी कि साल में कम से कम 0.5% ऑफ जीडीपी करके कम करते रहना, कम करते रहना, कम करते रहना, ताकि 2009 में रिवेन्यू डेफिसिट जीरो हो जाए। फिर फिस्कल डेफिसिट को लेकर के कहा गया कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो कम करते 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 3% ऑफ जीडीपी कर देना, और हर साल मिनिमम 0.3% ऑफ जीडीपी कम करते रहना फिस्कल डेफिसिट का। फिर कंटिजेंट लायबिलिटी मतलब जो सरकार दूसरे को गारंटी दे देता है, तो गारंटी अगर दे दिया है तो उसकी वजह से उसमें लायबिलिटी क्रिएट हो जाता है सरकार में, तो ये लायबिलिटी को कम करना पड़ेगा सरकार को। सरकार अब गारंटी नहीं दे सकता है 0.5% ऑफ जीडीपी से ज्यादा। ठीक है, उसके बाद एडिशनल लायबिलिटी जो भी है सरकार का उसको भी कम करना पड़ेगा 9% तक, 2004-5 तक। ठीक है, इसके लिए वो एनुअल रिडक्शन करेगा 1% ऑफ जीडीपी। ठीक है, फिर आरबीआई जो खरीद लेता है गवर्नमेंट का बॉन्ड और गवर्नमेंट को पैसा दे देता है, ये चीज रोक दिया गया 1 अप्रैल 2008 से। ये जो टारगेट सेट किया गया एफआरबीएम एक्ट के द्वारा, ये अचीव नहीं कर पाया गवर्नमेंट। उसके बाद बहुत कोशिश किया गवर्नमेंट, फिर भी ये टारगेट अचीव नहीं हो पा रहा था। तो गवर्नमेंट क्या किया, एक कमेटी बनाया, वो कमेटी बनाया ताकि जो टारगेट है उसको रिव्यू किया जा सके, टारगेट देखा जा सके कि टारगेट जो है वो अचीवेबल है, अचीव कर सकते भी हैं कि नहीं। अगर मान लीजिए नहीं कर सकते हैं तो उसको चेंज कर दिया जाएगा, वही टारगेट को रखेंगे जो अचीव हो पाए। तो इसके लिए टारगेट को रिव्यू करने के लिए एक कमेटी बनाया गया, जिस कमेटी का नाम था एनके सिंह कमेटी। तो ये कमेटी 2016 में बनाया गया और इसने रिपोर्ट सबमिट किया 2017 में। ये कहा कि हम लोग कुछ कुछ टारगेट वापस सेट कर रहे हैं और कुछ कुछ रिकमेंडेशन दे रहे हैं, सरकार को मानना चाहिए। इसका रिकमेंडेशन क्या क्या था, सबसे पहले एनके सिंह कमेटी कहा कि जो फिस्कल डेफिसिट है इसका टारगेट 2.5% कर दीजिए 2023 तक। 2023 होते होते फिस्कल डेफिसिट जो है वो 2.5% होना चाहिए। दूसरा कहा कि सरकार बहुत सारा लोन लेते फिर रहा है, तो सरकार जो है वो 70% के करीब लोन ले चुका है, 70% ऑफ जीडीपी, तो इसको कम करके 60% ऑफ जीडीपी कर दो। तीसरा रिकमेंडेशन बोला कि एक ऑटोनोमस यानी कि इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल बनना चाहिए, जिसमें एक चेयरपर्सन होना चाहिए और 2 मेंबर होना चाहिए, और वो जो 2 मेंबर होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। फिर कहा कि जो भी फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है, तो कुछ फिस्कल डेफिसिट आता होगा, सरकार लाता होगा कि देखो इतना फिस्कल डेफिसिट है या नहीं है, तो अगर जो भी फिस्कल डेफिसिट सरकार ला रहा है,
अगर टारगेट से मीट नहीं कर रहा है, टारगेट से फ्लक्चुएट कर रहा है, यानी डेविएट कर रहा है, तो क्यों डेविएट किया, उसका रीजन क्लियरली बताना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। फिर पांचवा बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो आरबीआई से बोरो नहीं कर सकता है, एक्सेप्ट 3 केस, सिर्फ 3 केस में ही बोरो कर सकता है आरबीआई से पैसा, अदरवाइज नहीं कर सकता है। वो 3 केस कौन कौन सा है? सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना टेम्पररी शॉर्टफॉल को मीट करना है, दूसरा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई खरीद लिया है डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और तीसरा आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लिया है सेकेंडरी मार्केट से, यानी ओपन मार्केट से। फिर ये जो एफआरबीएम एक्ट है ये कब लागू नहीं होगा, कब इससे बचा जा सकता है, सरकार कब इससे हाथ धो सकता है, मतलब कि सरकार बोल सकता है कि नहीं अभी हम एफआरबीएम एक्ट नहीं मानेंगे, ये कब कर सकता है सरकार? जब कैलेमिटी का सिचुएशन हो और नेशनल इमरजेंसी का सिचुएशन हो और नेशनल सिक्योरिटी का सिचुएशन, ठीक है। ये चार्ट को मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है। अब हम लोग अगला चार्ट को देखेंगे, ये अगला चार्ट बहुत शॉर्ट है। अब एक बार इस चार्ट को भी देख लेते हैं। इस चार्ट में कहता है कि बजटरी डॉक्यूमेंट क्या है, जो डॉक्यूमेंट बजट के साथ साथ प्रेजेंट करना चाहिए उसको ही हम लोग बोल रहे हैं बजटरी डॉक्यूमेंट। तो अलोंग साइड द बजट, बजट के साथ साथ एफआरबीएम एक्ट मैंडेट, यानी एफआरबीएम एक्ट मैंडेटरी बना देता है एनुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू कंट्रीज फिजिकल पॉलिसी। तो कंट्री का जो फिजिकल पॉलिसी है, वो किस तरह से पैसा खर्चा करने वाला है, कैसा खर्चा करेगा, आगे में किस तरह से वो सोच रहा है, क्या वो स्ट्रेटजी बनाया है, उसके लिए 4 डॉक्यूमेंट है, वो 4 डॉक्यूमेंट आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा सबके सामने, जनता के सामने। वो 4 डॉक्यूमेंट क्या है? मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट, फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट, मतलब कि आप किस तरह से देश का फिजिकल पॉलिसी आप डिसाइड किए हैं, आप क्या स्ट्रेटजी बनाए हैं कि आप किस तरह से पैसा खर्चा करेंगे और कितना करेंगे। हाँ, तो ये चीज आपको बताना पड़ेगा फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट में। मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट और मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। ये मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट में क्या है, आप पूरा फ्यूचर उसको बताइएगा कि हम लोग का क्या फ्रेमवर्क है, किस हिसाब से हम लोग खर्चा कर रहे हैं, कितना खर्चा करेंगे, कब कब खर्चा करेंगे, या खर्चा करने से क्या होगा, तो ये सब कुछ बता रहा है। तो 2 चीज आप यहाँ पर याद रखिएगा, 2 स्टेटमेंट जो बहुत जरूरी है वो याद रखिएगा। एक ये फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट और दूसरा ये मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। ये दोनों मेन है। ये मीडियम टर्म वाला आप याद मत रखिए, आप ये 2 चीज याद रखिए, ठीक है। दूसरा और तीसरा आप याद रखिए कि ये 2 स्टेटमेंट जो है वो बजट के साथ प्रेजेंट करना पड़ता है सरकार को, और ये एफआरबीएम एक्ट मैंडेटरी बनाया है, मतलब करना ही पड़ेगा। अभी लेटेस्ट टारगेट क्या है वो मैंने यहाँ पर दिया है कि फिजिकल पॉलिसी को 4.5% ऑफ जीडीपी से कम लाना है 2025-26 तक। जो बजट डेफिसिट है उसका टारगेट है 6.4% ऑफ जीडीपी, ठीक है। उसके बाद जो प्राइमरी डेफिसिट है उसका टारगेट है 2.8% ऑफ जीडीपी 2022-23 तक। तो ये जो है लेटेस्ट टारगेट है, इसको आप देख सकते हैं एक बार, ठीक। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो वो यही पूछेगा, यही 3 जगह से। तो बाकी सर आपने इतना पढ़ाया वो आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए था, ठीक है। और वहां से भी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कि वहां से नहीं पूछा जा सकता है, पूछा तो सब जगह से जा सकता है, ठीक। तो ऊपर वाला जो चार्ट है उसको तो मैंने आपको समझा दिया, समराइज कर दिया। इस चार्ट को भी एक बार समराइज कर देते हैं। बजट में कुछ डॉक्यूमेंट्स सरकार को प्रेजेंट करना पड़ता है बजट के साथ साथ। तो बजट के साथ साथ वो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है जो सरकार को पेश करना पड़ता है, तो एफआरबीएम एक्ट कहता है कि 2 डॉक्यूमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो तो तुमको बजट के साथ प्रेजेंट करना ही पड़ेगा, ताकि देश जाने, देश समझे, देश चीजों को समझे। तो वो कौन सा 2 डॉक्यूमेंट है? पहला फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट, इसमें आप बता रहे हैं कि हम किस तरह से स्ट्रेटजी बनाए हैं फिजिकल पॉलिसी का, ठीक है। और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, हम ना इकोनॉमी को किस तरह से आगे 3-4 सालों में देख रहे हैं, किस तरह से हम क्या कदम उठाएंगे, किस तरह से क्या करेंगे, हाँ पूरा प्रोसेस, ये सब आप समझाइएगा मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट में। तो 2 स्टेटमेंट आप जरूर दीजिएगा, फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। इसमें आप पूरा अच्छे से समझाइएगा कि आपका क्या सोच है, देश को कहां पर लेके जाना है, इसीलिए कहते हैं इसको बजटरी डॉक्यूमेंट। लेटेस्ट टारगेट जो है वो आप एक बार पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं कि ये जो टॉपिक है वो आपको समझ में आया हो, ठीक है। ये जो टॉपिक है वो आपको समझ में आया हो। ये जो डॉक्यूमेंट है ये मैं आपको दे दूंगा पीडीएफ बना करके टेलीग्राम पे, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, कुमार आर्यन टेलीग्राम से मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है। अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाले कंटेंट आपको बहुत फायदा देंगे, क्योंकि पीआईबी एनालिसिस
मैंने ऑलरेडी डाला है और पीआईबी का न्यूज़ डालूंगा, ठीक है। उसके बाद जीए का जो मिसलेनियस पोर्शन है उसको मैं डालूंगा जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तब, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट स्टैटिक टॉपिक मैंने ऑलरेडी बहुत सारा कवर कराया है और कवर कराते जा रहा हूँ, तो वो सब आप जरूर देखें। उससे आपका अच्छा खासा नंबर बढ़ सकता है अगर आप आरबीआई ग्रेड बी के एस्पायरेंट है तो। आपको कोई भी इशू होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो में, वहाँ पर मैं अवेलेबल रहता हूँ। अदरवाइज आप मुझसे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम आईडी में, तो वहाँ पर भी मैं आपका जो भी क्वेरी है उसको सॉल्व करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अब मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ, जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो नहीं आता है, तो जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो नहीं आता तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर।